हम लोग जब इस सदन में इस बजट पे चर्चा कर रहे हैं तो 2026-27 का ये बजट है और 2026-27 के इस बजट के बारे में मैंने जो बताया कि देर रात्रि में जब भी मैं अगले दिन के बिजनेस के बारे में संसदीय कार्य मंत्री को बातचीत करने का प्रयास करता था 8 साढ़े 8 बजे, एक दिन मैंने 9 बजे साढ़े 8 9 बजे के आसपास किया तो पता लगा मतलब मंत्री जी सदन में हैं, सदन चल रहा है। यानी ये दिखाता है कि वास्तव में माननीय सदस्यों ने रुचि ली है और ये बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये पहली बार हुआ है और बजट भी ऐतिहासिक है। यानी 9,12,696 करोड़ रुपए का यह बजट यहां पे प्रस्तुत किया गया है। समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश क्या था? पांडे जी, आप तो पुराने समाजवादी हैं और मैंने इसीलिए कहा कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप समाजवादी आंदोलन के जो सबसे वरिष्ठ पिलर हैं और अंतिम वो पीढ़ी है जिसने समाजवादी आंदोलन के अनुसार जीवन जीने का प्रयास किया है, जो जेपी चाहते थे, जो लोहिया चाहते थे। हाँ, आपके पीछे शिवपाल जी जैसे कुछ लठैत भी थे जो उसके अनुसार जीने का प्रयास करते थे, लेकिन आप लोगों ने उसके अनुरूप संघर्ष किया। लेकिन आने वाली पीढ़ी ने प्रदेश का क्या हाल किया? क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? और हम इस बात को कहते हैं, पिछली बार भी जब उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के मुद्दे पे चर्चा की, और अध्यक्ष जी मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर समय मिलता है तो हम लोगों को ये चर्चा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से इस सदन के माध्यम से चर्चा पे विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या दायित्व होने चाहिए। भारत विकसित होगा तब जब राज्य विकसित होंगे, और राज्य विकसित तब होंगे जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गांव और नगर की इकाई हमारी विकसित होगी, आत्मनिर्भर होगी। और उस पर लगातार 27-28 घंटे तक इस सदन में चर्चा हुई। तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था। क्या स्थिति थी तब उत्तर प्रदेश की? यानी 16-17 में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे यानी बड़े राज्यों में अगर आप देखें तो बॉटम 3 राज्यों में आता था। जो सबसे नीचे के राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी और बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश हो गया था। परसेप्शन खराब था। देश भर में आपको जाने का अवसर प्राप्त होता था तो लोग किस निगाह से देखते थे उत्तर प्रदेश को, आपसे ज्यादा कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इन 8 साढ़े 8 9 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश को पहुंचाने का काम इसी डबल इंजन सरकार ने किया है। टॉप 3 राज्यों में 13 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को पहुंचा करके हम 36 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं। और हमने तय किया है कि 26-27 में इसको 40 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे। कि हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा क्रेडिट डेबिट रेशियो था, सीडी रेशो, बैंक में उत्तर प्रदेश का नागरिक जितना पैसा जमा करता था उसका केवल 43 से 44% ही उत्तर प्रदेश के अंदर खर्च हो पाता था।
हम लोगों ने इसको बढ़ाया, जब उद्योग लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना प्रारंभ हुआ, तो आज ये लगभग 61-62% तक पहुंच चुका है। यानी लगातार वह पैसा, यूपी का पैसा यूपी में लगे, इसके लिए लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और इसके माध्यम से लाखों नौजवानों ने अपने रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। आप रोजगार की बात कर रहे थे, आपने सही कहा कि सरकारी नौकरी के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी रोजगार का सृजन होना चाहिए और सबसे बड़ा उसका माध्यम होता है एमएसएमई। जिस राज्य के पास एमएसएमई का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, सस्ता मैन पावर होगा, कुशल मैन पावर होगा, वह राज्य बड़े औद्योगिक निवेश को करने में सफल हो सकता है। 17 के पहले ये संभावनाएं थीं, लेकिन आप लोगों की सरकार के भय के नाते उस समय कोई व्यक्ति प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार नहीं था। एमएसएमई यूनिट की हालत बहुत खराब थी। ऐसा नहीं कि ये हमने बनाए हो, ऐसा नहीं, हम लोगों ने तो प्रोत्साहन दिया उनको। मुरादाबाद का ब्रास वर्षों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। फिरोजाबाद का ग्लास सदियों से है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ का सदियों से चली आ रही परंपरा है। गोरखपुर का टेराकोटा सदियों से परंपरागत चली आ रही परंपरा है। भदोई की कालीन सदियों की परंपरा है। लेकिन ये सब हताश और निराश थे। इनका कोई पुरस्कार नहीं था, कोई पूछता नहीं था। सरकार आई, सरकार ने इनकी मैपिंग की, सर्वे करवाए, क्या कुछ हो सकता है, इनको सर्वे करके इनको कहां पे आवश्यकता पड़ती है, डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में, पैसे में, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में, प्रशिक्षण में, कहां पे हो सकता है। सरकार ने उसके साथ कार्रवाई प्रारंभ की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 2018 में हमने प्रारंभ किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, देश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी रखता है। अकेले यूपी के पास 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। 3 करोड़ से अधिक एमएसएमई यूनिट, इस यूनिट में 3 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के नागरिक कार्य कर रहे हैं। उससे रोजगार उनको प्राप्त हो रहा है, स्वरोजगार उससे प्राप्त हो रहा है। हर एक एमएसएमई यूनिट को हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की और हर एक एमएसएमई जो उसने रजिस्ट्रेशन कराया है उसको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर राज्य सरकार उसको उपलब्ध करवा रही है। 5 लाख का ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे। उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर के दम तोड़ता था। उस अति पिछड़ी जाति के बच्चे के बारे में नहीं सोचते। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद जी की पीड़ा वैसे ही नहीं थी। उनकी पीड़ा इस बात को रही होगी, आपकी पीड़ा तो इसलिए थी कि आप लोग ये चाहते थे कि वो आप लोगों का पिछलग्गू बना रहे और मंत्री ना बने।
लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन आज एक गरीब का बच्चा, अगर एक गरीब का बेटा और गरीब का नेता मंत्री बन गया तो समाजवादियों को बुरा लग गया कि परिवार से कैसे हट गए आए। और उसके लिए सरकार के प्रयास, आपके सिद्धार्थनगर तो इसका एक प्रकार का एपिसेंटर था। सबसे ज्यादा पेशेंट में जो इंसेफ्लाइटिस के मरीज माने जाते थे आपके सिद्धार्थनगर जनपद से आते थे, और सबका उपचार गोरखपुर में ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होता था। क्या स्थितियां थी, दम तोड़ते थे लोग। बल आपके देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर अज्ञात बीमारी दिखाई जाती थी। मुझे याद है, मैं 2007 में बलरामपुर गया। मैं बलरामपुर में गया था तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अज्ञात बीमारी से 10 बच्चों की मौत हुई। मैं भौचक था, मैंने कहा भी 2007 में इनसे ये जो है अज्ञात बीमारी कौन सी है ये। तो मैं सांसद था, मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल गया, मैंने देखा वहाँ पे जो लक्षण थे, लक्षण के बाद मैंने सीएमओ से मुलाकात की। और मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं सीएमओ से मुलाकात किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे तो ये जो लक्षण हैं इंसेफ्लाइटिस के दिखते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हमारे पास उपचार की व्यवस्था नहीं है। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा हमारे पास उपचार की व्यवस्था नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, और इसलिए हम लोग इन चीज़ों पर वो नहीं करते, इसलिए अज्ञात बीमारी बता करके मरना है तो मरने दीजिए। ये टिप्पणी थी उस समय के आपकी सरकार के समय के एक सीएमओ के। और हम लोगों ने जब आए, हम लोगों ने व्यवस्था दी। आज इंसेफ्लाइटिस से मौत 0 है। पांडे जी देखिए, इस चीज़ को देखा जाना चाहिए, रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है। आप घोषणाएं बड़ी बड़ी करें लेकिन परिणाम ना आए, उस परिणाम का मतलब क्या है। आप घोषणाएं बहुत करें कि हमने 3 लाख करोड़ रुपए में इतना काम कर लिया। क्या काम कर लिया? मैं तो जेपीएनआईसी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, इन सब की तो मैं चर्चा कर ही चुका हूं, बता ही चुका हूं। लेकिन रिजल्ट क्या है? यूपी के ओवरऑल परसेप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या दिया समाजवादी पार्टी ने, ये महत्वपूर्ण है। और आज हम क्या दे रहे हैं? हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाने का अधिकार दिया है। वो जाए और पूरी दुनिया के अंदर बोल सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। वो बोल सकता है, वो जा सकता है कहीं भी, कोई समस्या नहीं। हर व्यक्ति सम्मान की निगाहों से देखता है, ये परसेप्शन दिया है। आज देश और दुनिया का हर बड़ा उद्यमी, कल हमारे औद्योगिक मंत्री यहां बोल रहे थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक है। हर बड़ा उद्यमी निवेश करने का इच्छुक है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पिक एंड चूज कुछ भी नहीं। एक नीतियों के साथ हमने सबको जोड़ा। 17 के पहले उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाली बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थी। 60% से अधिक बेटियां नंगे पैर जाती थी स्कूल। और आज हम लोगों ने उसी समय घोषणा की थी, जब मैं बुंदेलखंड दौरे में गया था, मैंने देखा था कि स्कूल जा रहे हैं बच्चे। मैं गाड़ी रोका, मैंने पूछा भी कहाँ जा रहे हो, तो एक फटे हुए बैग लेकर के वो बेटी जा रही थी, कई अन्य बच्चे भी थे, नंगा पैर। मैंने कहा कहाँ जा रही हैं? का स्कूल। सर्दियों का समय, फटी हुई फटा हुआ कुर्ता, नंगे पैर। मैंने कहा चप्पल नहीं है, चुप। मैंने अपने सहयोगी से कहा, मैंने कहा इस बच्चे को 100 रुपया दो खरीदने के लिए। उसने नहीं लिया।
मैंने कहा अकेले स्कूल जाती हो, और कौन कौन लोग हैं? कहा नहीं, सब गांव के अन्य, सब गांव की ही बेटियां सभी थी। उन्होंने कहा सब एक साथ हम लोग जा रहे हैं। यानी ये स्थितियां थी। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा भाई वगैरह नहीं है? कहा साहब भाई है, लेकिन भाई तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। हाँ, मैं क्या करूँ? नहीं देखो, गलत बोल रहे हैं आप लोग, पिक एंड चूज करते थे। देखो मैं जब लीकेजेस रोकने की बात करूंगा ना तो बता दूंगा उस समय सही। नहीं, मैं बताऊं, समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को, अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते, नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे, किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते, जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो हैं, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले। गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए, लेकिन हमारी सरकार ने, देखिए, और मैंने पूछा भाई कहाँ है? उसने कहा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा उसके पास भी चप्पल नहीं है? कहाँ नहीं, उस तो भाई है ना। मैं उसी दिन शाम को वापस आया लखनऊ। मैंने बुलाया वित्त सचिव को भी और बेसिक शिक्षा परिषद के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, प्रदेश भर के हर बेटी के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स ये अनिवार्य रूप से करो पूरे प्रदेश भर में। और इस प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। मैंने खर्चा जोड़ा इसका। देखो, इसी सदन में चर्चा होती थी। मैंने कहा भी कितना खर्चा आता है इसमें, एक इंडिविजुअल को खरीद के दिखाओ मेरे सामने। पता लगा 800 रुपये में ये सब आ जाता है। मैंने कहा ठीक। तो पहले 4 साल हम लोगों ने जिले में पैसा भेजा, पैसे भेज के कहा गया कि भाई लोकल स्तर पर आप प्रोक्योर करिए। स्वाभाविक रूप से फिर बाद में हुआ कि भाई बालकों को भी दे दिया जाए। हमने कहा सभी बच्चों को दो, जो भी बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी बच्चों को दे दो। और उन बच्चों के लिए हमने, देखो यहां पे भी जाति नहीं देखी, क्षेत्र, जाति, मत, मजहब नहीं देखा, क्योंकि सरकार के लिए पाप है अगर सरकार इस प्रकार का उभाव रखती है। तो हम लोगों ने सबको समान रूप से दिया, और समान रूप से देने के बाद फिर सरकार ने इस बात को कहा कि भाई ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। हमने कहा, आता था भाई इतनी स्वेटर एक साथ कौन दे देगा? लुधियाना से भी नहीं आ पाता था, यूपी के अंदर भी नहीं आ पाता था। इतने जो यूनिफॉर्म कौन देगा? तमाम शिकायतें आती थी कि कहीं समय पे मिला है, कहीं नहीं मिला है। तो हमने कहा ये काम करो, अब इन बच्चों को आधार से लिंक कर लो, इनके नाम हैं, आधार से लिंक करो, अकाउंट खोलो, और इनके अकाउंट में अब 800 की बजाय 1200 रुपया भेज दो। हर साल 1200 रुपये के हिसाब से उन बच्चों को देते हैं।